नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल लेट्स स्टडी विद गौरव अवस्थी में। उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे एवं उम्मीद करते हैं पढ़ाई भी जारी होगी हम लोगों की निरंतर। काफ़ी लोगों ने मैसेज डाला कि भैया थोड़ा मोटिवेट भी कर दिया करें, एकदम सीरियस होकर के आप आते हैं पढ़ा करके चले जाते हैं, तो समय कम है, उसको दृष्टिगत रखते हुए जो बातें महत्वपूर्ण होती हैं उन्हें कह दिया जाता है, जो आपके पेपर से भविष्य से संबंधित हैं उन्हें कह करके चला जाया जाता है। हालांकि मोटिवेट करने की अगर बात है तो मोटिवेट इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है कि हमें सदैव प्रयास ये करने हैं कि हमें सेल्फ मोटिवेट रहना है। हमें दूसरा मोटिवेट कर रहा है ऐसी अवधारणाएं ना बने, क्योंकि दूसरा जब मोटिवेट करेगा तो वो मोटिवेशन आपके अंदर क्षणिक होगा, कुछ समय के लिए होगा, आधे घंटे, 1 घंटे, 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन। लेकिन आप अपनी परिस्थितियों में, जिन परिस्थितियों में आप जी रहे हैं, उन परिस्थितियों में अगर आप मोटिवेट हैं, वो परिस्थितियां आपको मोटिवेट कर रही हैं, तो आप तब तक मोटिवेट रहेंगे जब तक आप लक्ष्य तक नहीं पहुंच जाएंगे, है ना। बाकी जो चुनौतियां हैं, जो समस्याएं हैं, मानव जीवन है, वो सदैव रहेंगी हमारे सामने। हम कितना भी ऊपर पहुंच जाएं, वो समस्याएं रहेंगी, उन समस्याओं का स्वरूप बदलेगा। जीवन समस्याओं के बिना कुछ नहीं है। समस्याएं हैं, दुख है, तभी आनंद की अनुभूति होती है। बिछड़ाव है, तभी प्रेम की अनुभूति हम करते हैं। तो समस्याएं जीवन भर हमारे बीच बनी रहेंगी, उन समस्याओं से हमें लड़ना है और लक्ष्यों तक पहुंचना है, सेल्फ मोटिवेट होते रहना है। हमें ये प्रतीक्षा नहीं करनी है कि हमें आकर के हमारे फूफा, चाऊ, ताता, दादा या पड़ोसी हमें मोटिवेट करें। हमें हमारी परिस्थितियां मोटिवेट करती होनी चाहिए। एक माता पिता है, वो माता पिता आपको मोटिवेट करेंगे, इसके अलावा कोई दूसरा शख्स नहीं है। और तीसरा आपका अध्यापक, जिसके साथ आपका हृदय से जुड़ाव है, जो आपको अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जा रहा है, एक वो व्यक्ति आपको मोटिवेट करेगा। बाकी ये संसार है, चाहे आपका भाई हो, चाहे आपकी बहन हो, चाहे आपके रिलेटिव्स हो, वो मोटिवेशन नहीं, वो तो नहीं चाहेंगे कि आप ऊंचाइयों तक पहुँचे, वो तो खींचना चाहेंगे। अगर आप लक्ष्य तक पहुँचते हैं, संघर्ष करते हैं, ऊपर तक पहुँचते हैं, तो केवल 3 व्यक्ति ही आपके जीवन में खुश होंगे, और उन 3 व्यक्तियों में माता पिता और तीसरा आपका गुरु या शिक्षक, जिसके साथ आप जुड़े हुए हैं। तो इन बातों को समझिए। आपके माता पिता हैं, उनके ऊपर भी सामाजिक दबाव है, उनके साथ भी देखिए हमारे रिश्तेदार आते हैं, पड़ोसी आते हैं, तो यही कहते हैं कि भैया अभी तैयारी ही कर रहा है, बिटिया अभी तैयारी ही कर रहा, 3 साल से कर रही है, क्या अभी कुछ मिला नहीं। तो इन दबावों के तहत वो भी आपसे अपनी बातों को शेयर करते हैं, फिर आपको तनाव महसूस होता है, घर का माहौल गड़बड़ होता है। तो आप उनके भी समस्याओं को, उनके भी तनाव को समझिए और खुद को कूल रखिए, फ्रेश रखिए, पॉजिटिव रखिए। और जितना पॉजिटिव रहेंगे उतना आपके अंदर मानसिक स्थिरता रहेगी, बौद्धिकता विकसित होगी, और उतना आप चीज़ों को जानेंगे, और जानने के बाद समस्याएं क्रिएट कम होंगी, है ना। संघर्ष के लिए ज़्यादा नहीं जाना पड़ेगा, जल्दी मिलेगा। ठीक, तो उन चुनौतियों का सामना करिए और लगातार मोटिवेट रहिए, पढ़ते रहिए। और चलिए आज टॉपिक की बात करते हैं। बुद्धि के जितने भी सिद्धांत थे, उन सभी सिद्धांतों को हमने पिछले वीडियो में पढ़ रखा था। इस वीडियो में जो एक सिद्धांत है सबसे महत्वपूर्ण है, इसमें होवार्ड गार्डनर महोदय का, हार्वर्ड गार्डनर लिखा मिलता है, बुद्धि का बहुबुद्धि सिद्धांत है। तो इस सिद्धांत को गार्डनर महोदय ने वैसे दिया तो था 1983 में। इसकी चर्चाएं होती हैं, बाद में परिवर्तन भी होते हैं और काफ़ी सारी बातें इसमें बताई जाती हैं। उन चीज़ों की एक एक हम क्रमबद्ध चर्चाएं करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। तो बुद्धि का जो बहुबुद्धि सिद्धांत है वो होवार्ड गार्डनर महोदय 1983 में देते हैं, और ये कहते हैं कि जो बुद्धि है हमारी, अभी तक बहुत चर्चाएं हुई, किसी ने कहा बुद्धि एकात्मक है, बिने के पास चले गए, है ना, द्विशक्तीय है, स्पीयरमैन के पास आ गए, परमाणुवादी है, थार्नडाइक के पास चले गए। तो बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों को हम लोगों ने पढ़ा, गिलफोर्ड पढ़ा, थॉमसन पढ़ा,
इन चीज़ों से थोड़ा सा आगे बढ़ करके बहुबुद्धि सिद्धांत में होवार्ड गार्डनर बताते हैं कि बुद्धि का स्वरूप एकात्मक ना होकर के बहुकारकीय है। जो बिने ने बात कही थी उस बात का ये खंडन करते हैं, है ना। और अपनी इन कारकों की ये चर्चा जिस जगह पर करते हैं, इनकी एक पुस्तक है और उस पुस्तक का नाम है फ्रेम्स ऑफ माइंड। फ्रेम्स ऑफ माइंड। इस फ्रेम्स ऑफ माइंड में अपने बहुबुद्धि सिद्धांत को, ये द प्रिंसिपल ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी को ये देते हैं और इसमें ये बताते हैं कि जो बुद्धि का स्वरूप है वो एक सत्तात्मक या एकात्मक न होकर के बहुकारकीय होता है। थोड़ा हमें ये ध्यान रख करके चलना है कि ये जो बहुकारकीय की बातें हैं, है ना, इस बात को थॉर्नडाइक ने भी चर्चा में किया है। थॉर्नडाइक का बहुकारक सिद्धांत अभी पिछले वीडियो में हमने पढ़ा होगा, वो इस बात की चर्चा करते हैं। ठीक, तो थोड़ा सा इस बात को ध्यान दीजिएगा। ये प्रश्न आया भी हुआ है कि बुद्धि के बहुकारकों की व्याख्या किसने की है। तो अक्सर हम जब नाम के साथ चले जाते हैं तो थॉर्नडाइक टिक मार देते हैं, लेकिन वहाँ ऑप्शन में होवार्ड गार्डनर महोदय थे, है ना। दोनों में से कोई एक ही ऑप्शन में रहेगा, चाहे थॉर्नडाइक रहे चाहे होवार्ड गार्डनर रहे। बहुकारकीय सिद्धांत आया थॉर्नडाइक है और बहुकारकों की व्याख्या भी थॉर्नडाइक ने की और इन्होंने भी ये लाइन एकदम हूबहू इनकी बोली गई है। तो दोनों में से एक ऑप्शन में रहेंगे, समस्याएं क्रिएट ना हो वहाँ पर। तो इनका जो सिद्धांत था, फ्रेम्स ऑफ माइंड पुस्तक है, कहते हैं बुद्धि एकात्मक ना होकर के बहुकारकीय होती है। वो बहुकारकीय कौन कौन से हैं, उनमें से सबसे पहले इन्होंने बताई भाषाई बुद्धि। कहा कि भाषाई बुद्धि का मतलब है कि ऐसे बालक जिनकी भाषाई बुद्धि अच्छी है, मतलब वे कहानियों को लिख पढ़ पाते हैं, कहानियाँ लिखते हैं, पढ़ते हैं, वो वाद विवाद में हिस्सा लेते हैं, वो वाद विवाद में हिस्सा लेते हैं। ऐसे जो बालक हैं वो किसी घटना का अच्छे से अच्छा वर्णन कर लेते हैं, ऐसे जो बालक हैं वो इसके अंतर्गत आएंगे। अब ऐसे बालक जो बड़े हो करके क्या बनते हैं, जैसे कवि हो गए, रिपोर्टर हो गए, रिपोर्टर के अलावा नेता हो गए, ऐसे बालक इन गुणों को पाते हैं। आगे बड़े हो करके रिपोर्टर आपने देखा होगा कितना वर्तमान में भी हम देखते हैं परिस्थितियों को कितना अच्छे से वर्णन वो चटक मटक लगा करके करते हैं, वो रिपोर्टर हैं। कवि ऐसी ऐसी बातों का वर्णन कर देता है, तो ये भाषाई बुद्धि से परिपूर्ण होते हैं, है ना। शब्द क्षमताएं इनके पास काफ़ी ज़्यादा होती हैं। अगला है गणितीय तार्किक बुद्धि है। अब गणितीय तार्किक बुद्धि के जो बालक होते हैं ये गणनाओं को करने में, जैसे हम कह लें कि ये गणना करने में, या हम कह लें कि जासूसी वाले जैसे कार्य हो गए, इन कार्यों में ये काफ़ी आगे होते हैं, है ना। गणना हो गया, जासूसी हो गया, तो ऐसे कार्य, या हम कह लें कि निष्कर्ष निकालना हो गया, ऐसे कार्यों में क्या होता है कि ये जो हैं तार्किक गणितीय बुद्धि वाले ऐसे कार्यों को करते हैं, अच्छे से कर पाते हैं, जिनकी बुद्धियां ये होती हैं। और ऐसे में हम सामान्यतः कह सकते हैं कि जो बालक हैं वो बड़े होकर के गणितज्ञ बनते हैं, या हम कह लें कि वो जासूस बनते हैं, या हम कह लें कि वो वैज्ञानिक बनते हैं। अगला है हमारा स्थानिक बुद्धि है। स्थानिक बुद्धि, ये प्रश्न पूछा गया है कि निम्न में से, या प्रश्न भी बताते हैं फिलहाल। स्थानिक बुद्धि है स्पेशल बुद्धि, स्पेस की बात होती है। जो स्थानिक बुद्धि वाले व्यक्ति होते हैं या बालक होते हैं वे कलात्मक होते हैं, कलात्मक होते हैं, और भविष्य में वे आगे चल करके हम ये कह लें कि सामान्यतः वो मूर्तिकार बनते हैं, जैसे कह लें, है ना, या कह लें कि शिल्पकार बनते हैं, कलाकार बनते हैं, या चित्रकार बनते हैं। तो ऐसी बातें हैं। और जो प्रश्न में पूछा गया है वो चित्रकार पूछा गया है। वो पूछे हैं कि जो चित्रकार है वो होवार्ड गार्डनर की बहुबुद्धि सिद्धांत की किस बुद्धि के अंतर्गत आता है। तो वहाँ पर हमें टिक क्या मारना होता है, स्थानिक बुद्धि मारना होता है। ठीक, तो स्थानिक बुद्धि वाले कलात्मक होते हैं, मूर्तिकार हो गए, चित्रकार हो गए। अगला है शारीरिक गतिक बुद्धि। शारीरिक गतिक बुद्धि का मतलब हुआ कि ऐसे बालक जिनकी रुचियां शरीर और गति, है ना, जो अपने शरीर को गति के हिसाब से, मनोगत्यात्मक हम लोगों ने संगठन एक पढ़ा होगा, है ना, कि अपने बॉडी पार्ट्स को सही से संगठित कर ले जाना, शरीर गत्यात्मक बुद्धि है। मतलब ऐसे व्यक्ति क्या होंगे, नृत्य वाले जो कार्य हैं, नृत्य करना या खेल कूद,
ऐसी चीज़ों में, जैसे क्या है ना, नृत्य में हम लोगों ने देखा होगा, जैसे हम नहीं कर पाते हैं, है ना, तो कैसे हाथ और कमर को मटकाया जाता है नहीं जानकारी है, लेकिन आपने देखा होगा बहुत सारे नृत्य वो चैनल वगैरह में आया करते हैं, वहाँ देखिए वो अपनी बॉडी को कितनी तरीके से मोड़ देते हैं कि उनका वो मोड़ना हमें पसंद आता है, वो ऐसे ऐसे करके जो ऐसे ऐसे हिला करते हैं, तो वो चीज़ें आभास होती हैं, वो उनकी क्या है, शरीर गतिक बुद्धि है। खेल कूद में हम कह लें कि जिसका ये सबसे ज़्यादा नियंत्रित होगा वो उस खेल में सबसे आगे होगा। विराट कोहली को हम लेकर के देखते हैं, है ना, कैसे हैं कि ये फुल टॉस आ गई, हुक आ गई, या बाउंसर आ गई, या यार्कर आ गई, ऐसी गेंदों को भी अच्छे से खेल ले जाते हैं। मतलब गेंद आ रही है, उस गेंद को अपने आप कंट्रोल करके हमें कैसे कैच करना है, इन चीज़ों का नियंत्रण, मतलब बुद्धि और आपके बॉडी पार्ट्स दोनों का नियंत्रण शारीरिक गतिक बुद्धि में आता है ना। इसके अंतर्गत हम कह सकते हैं कि जैसे हमारे खिलाड़ी हो गए, ऐसे आते हैं, है ना, जो खिलाड़ी हो गए वो आते हैं, या हम कह लें कि नृत्य में सर्कस वगैरह वाले हो गए, वो शारीरिक गतिक बुद्धि के अंतर्गत आते हैं। तो खिलाड़ी हो गए या नृत्य करने वाले हो गए, लिख ही दिया है, नृत्यकार हम कह लें। ये प्रश्न भी पूछा गया है कि जो खिलाड़ी हैं वो होवार्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत की किस स्थिति में आते हैं या किस बुद्धि में आते हैं, तो वो शारीरिक गतिक बुद्धि में आते हैं। अगला है संगीतिक बुद्धि। अब संगीतिक बुद्धि जो है ये संगीत से रिलेटेड है, मतलब ऐसे जो बालक होंगे उनका जो ध्यान है वो गायन में लगेगा, वादन में लगेगा। गायन का मतलब गाना गाने में अच्छे होंगे, वादन का मतलब किसी इंस्ट्रूमेंट को चलाने में अच्छे होंगे। तो सामान्यतः हम कह सकते हैं कि ये जो बालक हैं वो बड़े होकर के गायक बनते हैं, एक अच्छे गायक बनते हैं, या अच्छे एक वादक बनते हैं। वादक का मतलब क्या हुआ, जैसे तबला वगैरह हम लोगों ने काफ़ी नाम सुने होंगे, बिस्मिल्लाह खान का नाम सुना होगा, या और भी जो हमारे बहुत सारे वादक हैं, लता मंगेशकर वगैरह का आप नाम सुनते हैं, आतिफ असलम महोदय का नाम सुनते हैं। तो ये सारे के सारे वैसे ही इस संगीतिक बुद्धि के अंतर्गत आएंगे। अगला है हमारा व्यक्तिगत बुद्धि। जो व्यक्तिगत बुद्धि है, जो ऐसे बालक होते हैं ये बहिर्मुखी क्षमता का प्रदर्शन करते हैं, इनके अंदर बहिर्मुखी क्षमता होती है। मतलब ऐसे बालक जो होते हैं वो समाज को जल्दी समझ पाते हैं, है ना, समाज की समझ हमारे अंदर आती है, वो हमारी व्यक्तिगत बुद्धि है। जैसे अब व्यक्तिगत बुद्धि के अंतर्गत क्या है कि हम परिस्थितियों को समझ सकते हैं। जैसे हम कह लें कि हम आपको कोई अधिगम कक्ष में पढ़ा रहे हैं, यहाँ तो हमें जानकारी नहीं है कि आपके सामने कैसा माहौल है। अगर हम कक्ष में खड़े हुए हैं तो आपकी गतिविधियाँ या उस समूह की गतिविधियाँ हमें ये बता देती हैं कि आपको वो बातें समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं। हम अपने शिक्षण पद्धतियों को बदल करके जो चीज़ें आपकी समझ में नहीं आ रही हैं उन चीज़ों को समझाने का प्रयास करते हैं। तो ये हमारी व्यक्तिगत बुद्धि है। जैसे हम ये कह लें कि जैसे मान लीजिए कहीं बहुत हर्ष है, खुशी का माहौल है, तो वहाँ पर जा कर के हम उनके साथ घुल मिल जाते हैं, हंसने लगते हैं, ये हमारी व्यक्तिगत बुद्धि है। कहीं पर कोई गम का माहौल है, किसी व्यक्ति की, किसी इष्ट की या किसी अपने की मृत्यु हो गई है, तो वहाँ पर जा कर के हमारे विचारों का कोई हमसे कहेगा नहीं कि यहाँ पर ऐसी घटना घट गई है, वहाँ का माहौल हमें बता देगा कि यहाँ पर ये समस्याएं हैं। उस हिसाब से हम अपने आप को क्या कर लेंगे, एक समझ विकसित कर लेंगे और व्यक्तिगत बुद्धि के अंतर्गत हम अपने आप को व्यवस्थित कर लेंगे। इसके अंतर्गत अगर हम कहें तो सामान्यतः एक्टर आते हैं, है ना, या हम कह लें कि सामाजिक कार्यकर्ता आते हैं, सामाजिक कार्यकर्ता आते हैं। तो सामाजिक कार्यकर्ता इसके अंतर्गत आएंगे। जैसे सामाजिक कार्यकर्ता में उदाहरण ले सकते हैं कि वर्तमान में हम देखते हैं बहुत सारी गायें हैं, भैंसें हैं या कुत्ते हो गए, अक्सर किसी कारणवश किसी चोट का शिकार हो जाते हैं, तो कार्यकर्ता ही होते हैं जिनकी व्यक्तिगत बुद्धि है कि उनके उपचार का प्रयास करते हैं। एक्टर कैसे, वो हमारी मनस्थिति को समझते हैं कि वर्तमान में आप कैसी मूवियाँ देखना पसंद कर रहे हो, उस आधार पर वो वर्तमान में मूवियों का निर्माण करते हैं या हम कह लें पिक्चर बनाते हैं, जैसा भी हो वो। अगला है व्यक्तिगत अन्य बुद्धि। जो व्यक्तिगत अन्य बुद्धि वाले हैं वो दूसरों की क्षमताओं को समझने का प्रयास। व्यक्तिगत लिखा है, हमारे अंदर क्वालिटी है कि हम दूसरों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करें, दूसरों की क्षमता को जानने का प्रयास करें।
दूसरों की क्षमता को जानने का प्रयास, जानने का प्रयास। तो दूसरों की क्षमता को जानने का प्रयास जो करना है वो व्यक्तिगत अन्य बुद्धि में आता है। इसमें हम शिक्षक को ले सकते हैं कि एक शिक्षक ही है, वो जान सकता है कि कैसे किस व्यक्ति के बालक कितनी प्रतिभाएं हैं। एक शिक्षक ही था जिसने कलाम को अब्दुल कलाम बनाया, मिसाइल मैन बनाया। एक शिक्षक ही था जिसने अंबेडकर को हमारे संविधान का जनक बना दिया, है ना, एक दिशा दी उसे। चाणक्य महोदय का नाम सुनते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य को संपूर्ण भारत का साम्राज्य बना देता है वो, है ना, घनानंद के साम्राज्य को नष्ट कर देता है। तो एक व्यक्तिगत अन्य बुद्धि बताती है कि ये बालक है, ये बालक भविष्य में बहुत अच्छा कर सकता है, ये हमारी व्यक्तिगत अन्य बुद्धि बताती है। तो होवार्ड गार्डनर ने अपने बहुबुद्धि सिद्धांत में इन 7 कारकों की व्याख्या की। कहा कि इन 7 कारकों में हमारे अंदर कोई कारक सामने आ जाता है और बाकी कारक क्या होते हैं, नष्ट हो जाते हैं या विलुप्त हो जाते हैं। आगे इसमें संशोधन किए जाते हैं और 2 बुद्धियां और जोड़ी जाती हैं। उनमें से एक बुद्धि आती है प्रकृतिवादी बुद्धि। प्रकृतिवादी बुद्धि, एक बुद्धि प्रकृतिवादी जोड़ी जाती है और दूसरी जोड़ी जाती है अस्तित्ववादी बुद्धि। अस्तित्ववादी बुद्धि, एक प्रकृतिवादी जोड़ी जाती है और दूसरी अस्तित्ववादी जोड़ी जाती है। और इन दोनों बुद्धियों को जोड़ा जाता है 2009 में, और जोड़ने वाले जो व्यक्ति हैं उनका नाम होता है रॉबर्ट स्लाविन। रॉबर्ट स्लाविन महोदय गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत में कुछ परिवर्तन लाते हैं और उन परिवर्तनों के फलस्वरूप इनकी जो बुद्धियां हैं वो 7 से 9 हो जाती हैं। 2 बुद्धियां जोड़ी जाती हैं, एक है प्रकृतिवादी बुद्धि और दूसरी है अस्तित्ववादी बुद्धि। प्रकृतिवादी बुद्धि क्या है? ऐसी बुद्धियां जिसमें हम प्रकृति से लगाव प्रदर्शित करते हैं, जिनकी बुद्धि जो है वो प्रकृति के प्रति प्रेम, जैसे हमारे पूर्वज थे। पूर्वज का मतलब अगर हम अपने दादा बाबा की बातें अगर हमें ध्यान होंगी तो वो अक्सर ये कहते थे कि चलो बाग में वहाँ पर जगह खाली है, एक आम का पेड़ लगा दिया जाए। आम का पेड़ लगा दिया जाएगा तो छाया भी देगा और जो आसपास से निकलेंगे उन्हें फल भी मिलेंगे। आम का लगा दिया जाए, अमरूद का लगा दिया जाए, तो ऐसे फलदार वृक्ष ये क्या है? प्रकृतिवादी विचारधारा के हैं। हम ये कह सकते हैं कि ऐसे बुद्धि वालों के अंतर्गत हम बागवान जो होते हैं, हमारे माली जिन्हें कहते हैं, या हम कह लें कि जो हमारे कृषक बंधु हैं, इन लोगों को रखा जाता है प्रकृतिवादी बुद्धि में। अस्तित्ववादी बुद्धि अंतिम बचता है। ऐसे जो अस्तित्ववादी बुद्धि है ये अपने अस्तित्व को जानने का प्रयास करते हैं, हमारे समाज को जानने का प्रयास करते हैं कि हमारा समाज किस दिशा में बढ़ रहा है ना, या हम किस दिशा में जा रहे हैं। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो चिंतक होते हैं, उनके अंदर चिंतन की क्षमताएं ज़्यादा होती हैं। चिंतक हो गए या दार्शनिक हो गए। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो चिंतन करते हैं, दार्शनिक हो गए या संत हो गए, हम ऐसा कह सकते हैं, हमारे जो मठाधीश वगैरह कहा जा सकता है। तो अस्तित्ववादी बुद्धि के अंतर्गत आ जाएंगे जो चिंतक हैं, जो समाज के प्रति चिंता प्रदर्शित करते हैं, दार्शनिक हैं, सुधार लाना चाहते हैं। तो ये होवार्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत था। जल्दी से ध्यान देना, फिर से कुछ बातों को एकात्मक न होकर के बहुकार की होती। थार्नडाइक ने भी कहा है, पुस्तक इनके फ्रेम्स ऑफ माइंड है, उसी में मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी इन्होंने दी है। भाषाई बुद्धि, तार्किक, स्थानिक, शारीरिक, संगीतिक, व्यक्तिगत और व्यक्तिगत अन्य, ये 7 प्रकार की बुद्धियां अपने बहुबुद्धि सिद्धांत के वास्तविक सिद्धांत में होवार्ड गार्डनर ने 1983 में बताई और कहा कि इनमें से एक हमारे अंतर्गत आ जाएगा और बाकी 6 हमारे अंदर क्या होंगी? कम हो जाएंगी, विलुप्त हो जाएंगी या सामान्य रहेंगी और एक विशिष्ट हो जाएगा। आगे रॉबर्ट स्लाविन 2009 में 2 बुद्धियां और जोड़ते हैं, प्रकृतिवादी और अस्तित्ववादी बुद्धियां जोड़ते हैं, और इसके बाद इस बहुबुद्धि सिद्धांत में कारकों की संख्या 9 हो जाती है। तो वर्तमान में अगर प्रश्न आए और होवार्ड गार्डनर के अनुसार पूछे बहुबुद्धि सिद्धांत में, तो हमारे पास 7 ही हम इसे मान करके चलेंगे। बाकी इन चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, प्रश्न काफ़ी इनसे पूछे जाते हैं। और अपने आप को व्यवस्थित रखिए, नियंत्रित रखिए।
भर्ती के लिए तैयार रहिए, आए तब भी ना आए तब भी पॉजिटिव रहिए, और आएगी इसमें कोई दो राय नहीं है, और आएगी तो आप अपने लिए एक सीट निश्चित रख करके चलिए, वो मिलेगी, और वो तब मिलेगी जब आपका अध्ययन एकात्मक होगा, व्यवस्थित होगा, है ना, निश्चित तौर पर पाएंगे। ओके, थैंक यू क्लास, जय हिंद, जय भारत।